हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं साउंड का हमारा सेकेंड लेक्चर, प्रॉबेबली द लास्ट लेक्चर फॉर साउंड। हमने अभी तक देखी है साउंड के अंदर पिच के बारे में पढ़ा, हमने फ्रिक्वेंसी देखी, वेवलेंथ देखी, टोन ऑफ अ वॉइस क्या होती है, एम्पलीट्यूड का रिलेशनशिप कैसे है, लाउडनेस क्या होती है, फ्रिक्वेंसी और पिच को कैसे रिलेट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड, अमाउंट ऑफ एनर्जी passing each second through a unit area. Through a unit area is called intensity of sound. यानी एक यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर कितनी साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी को बच्चों हम रिलेट करते हैं लाउडनेस के साथ। Loudness and intensity are interchangeable. यानी कि कितनी एनर्जी आपने दी है। हमने पहले भी बात की थी कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव गिव्स अस लाउडनेस, और वही आपको इंटेंसिटी भी बताएगा। सो हम इसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, बट येट लाउडनेस इज रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वॉल्यूम किया है, एक को बहुत ऊंची लग रही है और एक को सुनाई दे रही है ठीक से। सो हमने देखा है कि कई बार जब कान खराब हो जाते हैं तो हम जो वर्ड नॉर्मली यूज़ करते हैं सामने वाले को सुनाई नहीं देता। पहले सुनाई देता था, अब सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके कान, अब उसको हियरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई है कानों की। ठीक है। सो लाउडनेस या इंटेंसिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन हु इज हियरिंग, उसके कानों पे डिपेंड करता है। बिकॉज इवन इफ two sounds of same intensity are heard, one may appear to be louder than other. हो सकता है कि वो हमें ऊंची सुनाई दे as compared to other, again because of our ears, हमारे कानों की वजह से। दैट, और कान क्या होते हैं? कान वो ऑर्गन होता है बॉडी का, वो पार्ट होता है बॉडी का दैट डिटेक्ट वन साउंड बेटर देन अदर। यानी हमारे कान जो हैं वो एक साउंड को ज़्यादा अच्छे से सुन रहे हैं, एक को कम सुन रहे हैं, इसीलिए जो ज़्यादा सुनाई दे रही है वो हमें लाउड लगती है और दूसरी हमें लो लगती है। करेक्ट। सो कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है क्या इनमें कोई डिफरेंस भी है? बिल्कुल है। लाउडनेस बच्चों क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज हियरिंग। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इट इज़ क्वालिटेटिव। यानी कि मुझे हो सकता है ऊंचा सुनाई लग रहा है कि ये बहुत ऊंचा बोल रहा है, दूसरे को लगेगा नहीं ये ठीक बोल रहा है, या मुझे लगेगा कि यार तो सुनाई भी नहीं दे रहा है, और सामने दूसरे से लेट अस से टू पीपल आर देयर, ए एंड बी। ए को आवाज़ लाउड लग रही है और बी को बहुत लो लग रही है। इट इज़ जस्ट बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टिव। क्वालिटेटिव और यू कैन से सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है दैट डिपेंड्स अपॉन दी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब इट कैन बी मेजर्ड मैथमेटिकली। जैसा कि हमने बोला कि कितनी एनर्जी ट्रैवल कर रही है पर यूनिट एरिया के अंदर इन 1 सेकेंड, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लाउडनेस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट साउंड विच डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर।
अब हम देखते हैं कि साउंड की जो स्पीड है बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या चेंज होती है. स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियाज, यानी कि हमारे पास मीडियाज क्या होंगे यहाँ पे. सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और तो कोई मीडियम ही नहीं है. सो इट इज कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड एंड इट कैन बी गैशियस. करेक्ट. हमने देखना है क्या इन तीनों के अंदर साउंड की स्पीड में कोई फ़र्क पड़ता है. तो बच्चों ध्यान रखिए, जब भी हम कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट को, क्या आप बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है या कम है. एग्जैक्टली, स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, जब भी थंडरस्टॉर्म होता है, तो लाइटनिंग पहले होती है. लाइटनिंग इज फॉलोड बाय, बाद में क्या आती है, साउंड, थंडरस्टॉर्म. पहले बिजली चमकती है, फिर गड़गड़ाहट होती है, विच शोज दैट लाइट की स्पीड जो है वो साउंड से ज़्यादा होती है. साउंड की स्पीड बच्चों डिपेंड करती है ऑन टेम्परेचर. साउंड की स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. हाउ? स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी. अगर टेम्परेचर कम होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगी. करेक्ट. एट द सेम टाइम, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, स्पीड ऑफ साउंड decreases from solid to liquid and liquid to gaseous. यानी कि स्पीड जो साउंड की है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, यानी दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड दिस इज़ द स्लोएस्ट स्पीड आपको गैशियस स्टेट में मिलेगी. इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस मीडियम की जिस पे साउंड ट्रैवल करती है, लेकिन वो इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर इन द क्लास 9. ये आप हायर क्लासेस में देखोगे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम के और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. लेकिन यहाँ के लिए, अभी के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा आपको देखना है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैशियस जाए तो स्पीड ऑफ साउंड कम होती चली जाएगी. जिसमें आप एग्जांपल देखो, आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना है. सॉलिड्स में देखिए स्पीड क्या है, 6420. ग्रेजुअली इट इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. लिक्विड में आगे 1531, 14, 12, 11 है ना. गैशियस में देखिए और कम है, 12, 9, 3, 4, 3, 2. सो इट इज़ डिक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड द गैशियस स्टेट. अब एक टर्म आपने सुनी होगी, सोनिक बूम. सोनिक बूम क्या होता है बच्चों? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से भागे, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो, दैट इज़ कॉल्ड एज सुपरसोनिक स्पीड, और उसी को हम सोनिक बूम भी कहते हैं. इसका मतलब क्या है, देखिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट अ स्पीड higher than speed of sound, it is said to be traveling at supersonic speed. सुपरसोनिक का मतलब ही क्या है? सोनिक से मतलब होता है साउंड. सुपरसोनिक माने मोर देन साउंड स्पीड. ठीक. हायर देन साउंड स्पीड इज नोन एज सुपरसोनिक स्पीड. जैसे आपने देखा होगा गोली की आवाज़, बुलेट्स, इवन योर जेट स्पेसेस, जेट एयरक्राफ्ट्स, इनकी जो स्पीड है बहुत हाई हो जाती है.
ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। इससे होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सोनिक बूम देन? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक बूम, सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है, सुपरसोनिक स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स इन एयर। अब आप पता ही चल गया आपको कि जब कोई चीज़ एकदम से मूव करती है, जैसे आप पानी में जब पत्थर मारते हो तो रिपल फॉर्मेशन होता है, लाइक दिस। यहाँ आपने स्टोन फेंका, इसके इर्द गिर्द रिपल्स बन गए। ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से जाता है तो वहाँ की जो एयर होती है बच्चों, उसको वो अपने साथ मूव करता है, यानी कि वो एयर भी साथ मूव करने लगती है, विच प्रोड्यूसेस वेव्स, एंड दोज वेव्स आर कॉल्ड एज शॉक वेव्स इन एयर। नाउ दीज शॉक वेव्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पक्की बात है, बहुत तेज़ी से गया, इन पार्टिकल्स को उसने एनर्जी दी होगी, सो इट कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है, दिस इज दैट इज इनफ टू दैट इवन शैटर ग्लासेस। इसीलिए कई बार देखा होगा कि जब बहुत स्पीड से कोई चीज़ जाती है तो वो बिल्डिंग्स के जो ग्लासेस होते हैं उन्हें तोड़ देती है, ठीक है, इट डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड इट्स ग्लासेस। क्यों मैनेज कर होता है ऐसा? वेव्स विच कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इट क्रिएट्स एयर प्रेशर variation. There is a creation of air pressure variation due to these waves. And produces very sharp and loud voice और loud sound। और ये जो loud sound होती है उसी को हम क्या कहते हैं, sonic बूम। अब आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई चीज़ आप बहुत हाई वॉल्यूम पे चला दो तो ग्लासेस टूटने लगते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग, वहाँ ग्लासेस क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इट इज़ ट्रैवलिंग अक्रॉस दैट पार्टिकल्स, एंड द साउंड एनर्जी की जो स्पीड है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड हो जाती है। उसकी वजह से जब एयर प्रेशर वेरिएशंस होती हैं, जैसे एक जहाज़ निकलता है, या एग्जाम्पल देखो, आप ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन जब बहुत तेज़ी से जाती है तो उसके बीच में एयर प्रेशर कम हो जाता है, एंड वी टेंड टू मूव टूवर्ड्स द ट्रेन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होता है, जैसे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट वहाँ से क्रॉस करता है तो वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है, वेरिएशंस आ रही हैं, और एकदम से दरवाजे जो है वो खिड़कियाँ दरवाजे खड़खड़ बजने शुरू हो जाते हैं। और जब ये बहुत लाउड साउंड पे होती है तो उसे हम बोलते हैं सोनिक बूम। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़, मान लीजिए आप कहीं भी खड़े हैं, अब खाली रूम में खड़े होते हैं, आप बहुत ज़ोर से चिल्लाते हो, ठीक है, तो आपको वापस अपनी आवाज़ सुनाई पड़ती है। आपको वापस आवाज़ क्यों सुनाई पड़ती है? बिकॉज ऑफ एको। अब एको क्या है बच्चों? एको इज़ नथिंग बट दी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एको क्यों सुनाई देगी? जब कोई आवाज़ आपने लगाई है, आपने बोले हो कुछ, वो किसी चीज़ से जाके टकराएगी, ठीक है। लेट अस से दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, वॉल ले लिया, कमरे में कुछ भी नहीं है, खाली एक वॉल है, आपने कोई सामान नहीं रखा, दिस इज़ नॉर्मल, 90 डिग्री एंगल के साथ बनाया हुआ है, एक नॉर्मल रे बना दिया हमने। अब देखिए होगा क्या कि एक साउंड वेव आई, यहाँ टकराई, टकरा के वापस हो गई, करेक्ट। सो दिस इज़ द इंसिडेंट रे कह सकते हो, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे माने जो सोर्स से आएगी, जैसे हमने बोला तो हम क्या है, सोर्स, सोर्स ऑफ दैट साउंड। वहाँ से जो रे आ रही है उसे हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहीं ना कहीं आके टकराएगी, जहाँ टकराएगी वहाँ से वापस हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे बच्चों नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड के साथ बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और ये एंगल बन किसके साथ रहा है? इफ आई जस्ट लेबल इट एज ए ओ बी, तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज एंगल ए आई? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ए ओ एन,
इसे हम n मान लेते हैं नॉर्मल, एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल BON, करेक्ट। बॉन्ड, तो ये आपके पास रहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों एंगल्स ऑन रिफ्लेक्शन। अब देखिए क्या है, ऐसे लाइट भी टकराती है बच्चों, ठीक है। सो जस्ट लाइक लाइट, sound waves bounces back from a solid or liquid like a rubber, like a rubber band, जैसे रबर बैंड को खींचा और फिर वापस अपनी जगह हो जाती है। सो उसी तरह से इट बाउंसेस बैक लाइक अ रबर from the wall, from a wall or you can say any obstacle, उसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उससे वो टकरा के वापस हो जाएगी। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और उसी की एप्लीकेशन है बच्चों एको। एको इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हाट इज एको? when a sound from the source after reflecting from a surface or obstacle is heard again after some टाइम, और ये टाइम मिनिमम होना चाहिए बच्चों। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 0.1 सेकेंड। हम 0.1 सेकेंड से पहले कोई भी एको नहीं सुन सकते, ठीक है। इट इज कॉल्ड एको, इसी को हम बोलते हैं एको। सेंसेशन ऑफ साउंड persists in our brain for 0.1 सेकेंड। मैंने कहा कि 0.1 सेकेंड से पहले हम एको नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि कोई भी साउंड जो है वो ब्रेन में कम से कम 0.1 सेकेंड के लिए रहती है, एंड इट हैज़ बीन फाउंड साइंटिफिकली। सो टू हियर another साउंड, एक बार सुन लिया उसके बाद दोबारा सुनने के लिए, टू हियर अनदर साउंड, और वी कैन से अ डिस्टिंक्ट एको, यानी कि पता चले कि हमने दोबारा सुनी है उसको। टाइम लैप्स बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड should be at least 0.1 सेकेंड। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये ऑब्स्टेकल है बच्चों, ये आ गया आपका नॉर्मल। अब कोई रे यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक, यहाँ से चली है कोई भी ऑब्जेक्ट, समझ लीजिए यहाँ से साउंड वेव चली एंड टकराने के बाद वापस आ गई, ठीक, और फिर से हमने यहाँ पर इसको सुना। जाने में और आने में जो समय लगा, यानी कि लेटर से इसको मार्क कर लेते हैं ए, ओ एंड बी, यानी ए ओ बी, ए टू ओ, ओ टू बी का टोटल टाइम टेकन कितना है? 0.1 सेकेंड मिनिमम होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस का टाइम 0.1 सेकेंड नहीं है, आपको एको सुनाई नहीं देगी, करेक्ट। एग्जाम्पल देखो जैसे कैसे है। लेट द स्पीड ऑफ साउंड be 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर। हमने बोला कि साउंड की स्पीड टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए हमने यहाँ टेम्परेचर को मेंशन किया है। सो कितनी देर में सुनाई देगी मुझे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना टाइम यूज़ करना है हमने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0.1 सेकेंड। कम से कम डिस्टेंस हमें टाइम जो लगेगा वो 0.1 सेकेंड लगेगा। तो 0.1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा साउंड? इट इज़ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज़ द स्पीड?
344, what is the time? 0.1 second. So it is going to be 34.4 meter. इसका मतलब A से O की दूरी कितनी होनी चाहिए? A से O की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये टोटल डिस्टेंस बता रहा है. A से O, O से B का टोटल डिस्टेंस क्या है? 34.4 है ना, और ये बराबर है AO इज इक्वल टू OB. सो AO कितना हो जाएगा? 34.4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 17.2 मीटर. यानी एको सुनने के लिए ऑब्जेक्ट कम से कम 17.2 मीटर दूर होना चाहिए. ठीक है. सो द ऑब्स्टेकल मस्ट बी एट लीस्ट 17.2 meter away from the source of sound to hear an echo. तो अगर मुझे echo सुननी है तो ऑब्जेक्ट से ऑब्स्टेकल जो है सोर्स से कम 17.2 मीटर्स दूर होनी चाहिए. echo heard more than one time इज़ ड्यू टू. कई बार हमें पहाड़ों में जब हम आवाज़ लगाते हैं तो अपनी आवाज़ हमें कई बार सुनाई देती है. ऐसा क्यों होता है? एको हुई, एक बार होनी चाहिए थी, 2 बार होगी, 3 बार, 4 बार क्यों हो रही है? एको हर्ड मोर देन वन टाइम इज़ ड्यू टू ऑब्वियसली मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम ऑब्स्टेकल. जैसे आपने थंडर क्लाउड सुने हैं, वो बार बार सुनाई पड़ती हैं. ठीक है. सो एको अगर एक से ज़्यादा बार सुनाई दे रही है तो रिफ्लेक्शंस एक से ज़्यादा बार हो रही है. एक रिफ्लेक्शन से हमें एक ही बार एको सुनाई देगी. और हमने कई बार सुना है, देखा है कि जब एको होती है तो साउंड काफ़ी देर तक परसिस्ट करती है. एको होगी, उसके बाद गूंजती रहेगी, दोबारा नहीं सुनाई देगी, लेकिन उसी की गूंज आपको बहुत देर तक सुनाई देती है. बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन. जैसे आप सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में देखते होंगे, अगर बहुत देर तक एको रहे तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, हम सुन ही नहीं पाएंगे कि मूवी में क्या चल रहा है. लेकिन रिपीटेड रिफ्लेक्शन that results in persistence of sound is called reverberation. एग्जाम्पल देखो, जब आप एक खाली कमरे में हो तो आपने कुछ भी बोला तो काफ़ी देर तक आवाज़ गूंजती रहती है. दैट persistence of sound after an echo is known as reverberation. लाइक अब आप देखो, एग्जाम्पल देखो, एक साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल persists by repeated reflection of sound from the walls. तो आपने सुना हो, देखा होगा, जब हम हॉल में होते हैं या कोई प्रोग्राम होता है आपके स्कूल का, तो उसके अंदर बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ता है. यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन योर वर्ड्स. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा. एग्जाम्पल देखो, आजकल बहुत सारी अनाउंसमेंट्स चलती हैं सड़कों के ऊपर, इवन ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स. आप देखोगे बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो रिपीटेडली मूव करती है. वहाँ क्या हो रहा है, हमें सुनाई नहीं देता लाउड स्पीकर पे क्या बोला जा रहा है. क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्योंकि वहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है. कहाँ पर? आपके अपने एक तो जो स्पीकर है उसके अंदर, एंड एट द सेम टाइम जब तक हमारे पास वो साउंड पहुँचती है हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं. इन द मीन टाइम सेम आपके पास नेक्स्ट वॉइस आ जाती है. तो देर इज़ नो सेपरेशन ऑफ द साउंड एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड. तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए हमें सुनाई नहीं देता. द रीज़न इज रिवर्बरेशन. रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स until sound created in a big hall persists by repeated reflection from the walls until is reduced to value where it is no longer
हर्ड, यानी कि उसकी तब तक आवाज़ गूंजती रहती है जब तक उसकी फ्रिक्वेंसी है, जब तक उसमें एम्पलीट्यूड है। द मोमेंट उसका एम्पलीट्यूड ख़त्म, उसकी फ्रिक्वेंसी ख़त्म, वो आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन हो तो हमारे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। बट एक्सेसिव रिवर्बरेशन, क्योंकि हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, विल गेट इरिटेटेड। सो एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज नॉट डिजायरेबल। टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट हम क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बर्स लगा देते हैं, है ना। देखो आप सिनेमा हॉल की कुशन्स देखो, आप सीट्स देखो, सारी कपड़े की बनी होती हैं, कारपेट लगा होता है। आप उनकी वॉल्स देखोगे तो वहाँ भी कपड़ा लगा होगा। इवन उसके रूफ जो है इट इज़ ऑल्सो कारपेटेड, वहाँ पे भी थिक कपड़ा लगाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ कारपेट, दैट बिकॉज दे एक्ट लाइक अ साउंड एब्जॉर्बर। सो बट एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज नॉट डिजायरेबल, सो इट इज़ रिड्यूस्ड। टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट, roofs, walls, roof, floor, and even chairs are covered by sound absorbents material like cloth, है ना। क्लॉथ हो जाता है, फाइबर बोर्ड हो जाते हैं, उनमें भी आप देखोगे तो साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है। रफ प्लास्टर जो आप पीओपी करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ साउंड एब्जॉर्बर, ठीक है। इसके अलावा कर्टन्स, ड्रेप्स जो हम लगा देते हैं, दीज आर ऑल्सो द साउंड एब्जॉर्बर्स। इससे रिवर्बरेशन कंट्रोल हो जाती है एंड इट हेल्प्स अस इन हियरिंग व्हाट इज बीइंग सेड इन द हॉल। सीट जो आपकी होती है ना बच्चों, जो कुर्सियाँ रहती हैं, सीट्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय डिज़ायरेबल मटेरियल। देन कितनी साउंड एब्जॉर्ब करनी है उस पर डिपेंड करता है हम क्या फैब्रिक या क्या मटेरियल यूज़ करने वाले हैं टू एब्जॉर्ब साउंड। तो सीट्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय डिज़ायरेबल मटेरियल टू एब्जॉर्ब साउंड। तो रिवर्बरेशन नहीं होगी तो हॉल में आपको सुनने का बहुत मज़ा आता है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी क्लियर टू हियर वॉट इज़ बीइंग सेड टू द ऑडियंस। एग्जाम्पल 12.2 देखते हैं। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, क्लिफ इज पहाड़, एक बड़ा ऊंचा सा पहाड़, एंड हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद एको आई। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो, यानी कि आप जो खड़े हो, आपने ताड़ी बजाई, क्लैप किया और आपको एको सुनाई दी। आप सोर्स हैं, सोर्स से ऑब्स्टेकल तक जाना और ऑब्स्टेकल से वापस आप तक आना, दिस इज़ द टोटल टाइम, ठीक है। तो 5 सेकेंड लगे, यानी जाने में 2.5 मिनट, आने 2.5 सेकेंड और आने में भी 2.5 सेकेंड्स लगे। सो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड्स। वॉट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द पर्सन इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ गिवन टू यू 346 मीटर पर सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस बताना है, आपको स्पीड बता दी है और वेलोसिटी बता दी है। स्पीड बता दी यानी वेलोसिटी बता दी एंड आपको टाइम पीरियड बता दिया कितनी देर का वो टाइम पीरियड है। सो देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। velocity is given to you 346 meter per second, right, and time given is 5 seconds to hear echo। ये पॉइंट याद रखिएगा बिकॉज यहाँ टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। echo का मतलब है ये ऑब्स्टेकल है मेरी, दिस इज़ माई क्लिफ, और यहाँ पर आपने क्लैप किया है, साउंड यहाँ गई और यहाँ वापस आ गई। मार्क इट एज A, O एंड B, दिस इज़ द नॉर्मल, ठीक। अब वो कहता है कि यहाँ से गई और वापस आ गई, तो टाइम टेकन फ्रॉम A to O and O to B, दिस टोटल टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स, ठीक। एंड ही सेज द स्पीड इज 346 मीटर्स। अब देखिए आपको टाइम जो गिवन है वो आने जाने का गिवन है, या तो आप यहाँ टाइम को डिवाइड कर दो, हाफ कर दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ AO की लेंथ बतानी है। सो लेट अस से AO का डिस्टेंस है x, तो OB भी आपका x ही रहेगा। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, what is the total distance traveled by sound, 2x, correct। क्यों है A to O plus O to B, x plus x, टोटल डिस्टेंस मिल गया। हमें पता है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम और वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी गिवन है आपको 346, टाइम गिवन है आपको 5 सेकेंड्स। दिस इज गोइंग टू बी 2x, x कितना हो जाएगा
346 into 5 upon 2, which is going to be 2 1s are 2, 2 7 are 14, 2 3s are 6. So it is 5 3s are 15, ऊपर है 1 17, 5s are 85. So it is going to be 865 meter. So distance is 865 meter. तो यहाँ लिखेंगे AO is equal to 865 meter. That is distance of person to obstacle or to cliff, क्योंकि obstacle नहीं cliff लिखा है. Distance of person to cliff is 865 meter. अब हमारे को पढ़ तो लिया रिवर्बरेशन के बारे में. इसके फ़ायदे क्या हैं? यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. फ़ायदा भी तो कुछ होगा, है ना? ये तो है नहीं खाली नुकसान ही है इसका, कुछ फ़ायदा भी होगा. तो सबसे पहले आप देखोगे आपके लाउड स्पीकर्स. ठीक है, सबसे पहला क्या है? मेगाफोन्स, जिन्हें कि हम लाउड स्पीकर्स भी कहते हैं या लाउड हेलर्स भी कह देते हैं. दूसरा है आपके हॉर्न. हॉर्न के अंदर क्या हो रहा है? साउंड परसिस्ट कर रही है, कोई भी साउंड एब्जॉर्बर हमने नहीं लगाया है, तो इसीलिए रिवर्बरेशन माने मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर, उनसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, साउंड परसिस्ट करेगी. सो हॉर्न इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आप देखोगे ट्रम्पेट, शहनाई, इवन योर फ्लूट, इनके अंदर भी आप देखोगे तो साउंड परसिस्ट करती है, काफ़ी देर तक परसिस्ट करती है, और वही हमारे लिए टोन भी बनती है, यानी कि म्यूज़िक बन जाता है. वेरी प्लेजेंट टू हियर. ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन without spreading in all direction. सारी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है. जैसे देखो ये आपका लाउड स्पीकर था, है ना, तो जब आवाज़ जाएगी तो कैसे जाएगी? बिकॉज साउंड ने भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करना है. इट इज़ मूविंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. ऐसा तो है नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ अ ट्यूब followed by a conical opening, reflects sound successively, यानी कि बार बार लगातार, to guide most of the sound waves. ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम सोर्स टू ऑडियंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसीलिए जब हम बिना माइक के या बिना लाउड स्पीकर के बोलते हैं, तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भूपू सा ले लेते थे, है ना, कोनिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था उसका, लाइक दिस, और हम यहाँ से बोलते थे, दिस इज़ द साउंड, और यहाँ से साउंड निकलती थी. ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस. सो इसके अंदर क्या हो रहा है? हम थ्रो कर रहे हैं साउंड को इन द सेम डायरेक्शन, तो एक के बाद एक साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग. सो दिस इज हेल्पिंग इन द यूनिडायरेक्शनल एंड द गाइडेड मूवमेंट ऑफ द साउंड वेव्स. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि साउंड वेव पहले यूं ही ट्रैवल कर रही थी, जैसे ही इसके अंदर से पास करेगी, सो इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑडियंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. Correct? So this is how we are going to use in these kind of megaphones, horns, loudspeaker. उसमें इस तरह ही हो रहा है. आपने देखा होगा इवन जो गाड़ियों में स्पीकर लगते हैं आपकी, उसकी फॉर्म भी ऐसे ही होती है ना, उसका फॉर्म भी ऐसे ही होता है, पीछे से छोटा होता है और आगे से बड़ा हो जाता है, और यहाँ एक क्लोथ लगा हुआ होता है जो कि बजता रहता है, जिसे हम लोग बेसिकली मेम्ब्रेन बोलते हैं एक. ठीक है, और पीछे यहाँ मैग्नेट लगी होती है. कभी मौका मिले तो देखिएगा गाड़ी में. दूसरा आप देखोगे एग्जाम्पल इसी के अंदर, लेट अस मार्क इट एज ए.
नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या है, स्टेथोस्कोप। आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं चेस्ट को सुनने के लिए आपकी। उसमें क्या हो रहा है, साउंड फ्रॉम बॉडी और ऑर्गन, आपकी बॉडी जहाँ भी उसने स्टेथोस्कोप डॉक्टर ने लगाया है वहाँ से इट रीचेस टू डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड इन द ट्यूब। आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप के साथ एक ट्यूब लगी होती है, एक वो जो आपके चेस्ट पे लगाते हैं और एक जो डॉक्टर कानों में लगाता है। उन दोनों को कनेक्ट क्या करती है, एक रबर की ट्यूब कनेक्ट करती है। तो साउंड थ्रू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो अब देखिए ये जो ट्यूब होती है उसके अंदर साउंड कैसे टकराती है, यूँ टकरा के जा रही है, सीधे सीधे ट्रेवल नहीं करती। इट इज़ गोइंग टू मूव लाइक दिस और फिर ये पहुंचती है। सिमिलरली आप देखोगे सीलिंग, छत आपकी जो होती है, सीलिंग ऑफ एनी हॉल, कभी ध्यान से देखना, हॉल की जो छत होती है कभी भी सीधी नहीं होती बच्चों, टेढ़ी होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है। एनी कॉन्सर्ट दैट यू अटेंड या कोई कॉन्फ्रेंस कभी अटेंड करने का मौका मिले स्कूल्स की तरफ से, तो देखिएगा जिस हॉल में आपको बिठाएंगे, या इवन सिनेमा हॉल्स अगर आप देखोगे तो उनकी छत कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, हमेशा टेढ़ी होती है। टेढ़ी होने का कारण क्या है, देखिए ये है आपके पास सोर्स जहाँ से आपकी साउंड आ रही है। साउंड आएगी, इसके ऊपर टकराएगी, ये नॉर्मल रहा और ये टकरा के वापस आएगी। फिर से साउंड मान लीजिए इट गोज लाइक दिस, अगेन ये नॉर्मल है, इट विल मूव फ्रॉम हेयर लाइक दिस, ठीक है, एक लाइन में नहीं आएगी। अगेन ये देखो ये मूव किया, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल एंड इट इज़ गोइंग टू मूव लाइक दिस। सो देखिए ये सारी बैठी है आपकी ऑडियंस, तो देखो सारी कहीं ना कहीं ऑडियंस के पास एक अलग तरीके से पहुंच रही है, सीधी नहीं जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा साउंड आएगी। एट द सेम टाइम आपने हॉल में साउंड एब्जॉर्बर्स लगाए हैं तो एको नहीं होगी। सो बहुत सारी जगहों से टकरा के ऑडियंस के पास जो साउंड पहुंचेगी तो इट विल बी लाउड एंड वेरी सूदिंग एंड वेरी व्हाट डू यू से, द क्वालिटी ऑफ द वॉइस और द साउंड विल बी रिच। सो इसमें क्या हो रहा है, these are curved to avoid reflection of sound। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से मतलब ये है कि अगर ये सीधे होती तो सारे टकराते पैरेलल लाइंस में आती, पैरेलल में आती तो ऑडियंस को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती, अलग अलग टाइम पे उनके पास पहुंचती। कर्व्ड होने की वजह से व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिड्यूसिंग and we are making sure that the sound of all these reflections reaches the audience in right one single time, so there is no reverberation। Similarly आप देखो, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, this is your curved surface, ठीक है। यहाँ से जब साउंड जाती है बच्चों, मान लीजिए दिस इज़ द सोर्स, एक ही जगह से साउंड निकलेगी, ठीक है। तो सोर्स ने जब साउंड यहाँ टकराई तो इट मूव्स बैक पैरेलल, यहाँ टकराएगी इट मूव्स बैक पैरेलल, ठीक है। फिर देखो आप और टकरा, कहीं भी टकराएगी इट विल मूव बैक पैरेलल। दीज आर द डिफरेंट लॉज दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, कि ये जब भी टकराएगी, टकराने के बाद इट विल, अगर एक जगह से सोर्स से निकल रही है तो इट विल मूव पैरेलल अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। जस्ट लाइक लाइट, लाइट वेव्स भी ऐसे ही होती हैं, जस्ट लाइक लाइट वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्टिंग becomes parallel to axis। तो ये रहा आपका सिंपल नॉर्मल एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, इसके पैरेलल हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आप नेक्स्ट क्लास में एंड 10th क्लास में पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग हमें सिर्फ इतना समझना है कि हॉल की सीलिंग जो होती है वो हमेशा कर्व्ड होती है टू रिड्यूस द रिवर्बरेशंस। अब हमारी जो हेयरिंग रेंज है बच्चों वो क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर व्हाट इज़ द हेयरिंग रेंज, हम कितना सुन सकते हैं, किस फ्रिक्वेंसी पे सुन सकते हैं बच्चों। साउंड को हम हमेशा फ्रिक्वेंसी से ही रिलेट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन भी फ्रिक्वेंसी से करते हैं। तो आपको पता होगा हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। दिस इज़ द रेंज ऑफ आवर हेयरिंग फ्रिक्वेंसी, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड calculated as hertz।
सो आप कह सकते हो हर्ट्स इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ इवेंट्स पर सेकेंड। कोई भी चीज़ एक सेकेंड में कितनी बार हो रही है। सो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन 1 सेकेंड। अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी मुझे 1 बतानी हो तो हाउ विल यू राइट इट। अगर ये मुझे 1 हर्ट करना हो तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, नंबर ऑफ साइकिल्स में अपॉन 1 सेकेंड। इसको 1 करना है तो ये भी मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा। सो इट मीन्स 1 हर्ट इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन 1 साइकिल एग्जिस्ट इन 1 सेकेंड, राइट। बच्चे जो होते हैं इन द एज लेस देन 5 years एंड अ फ्यू एनिमल्स, उनकी हियरिंग कैपेसिटी बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। कैन हियर 25 हर्ट्स टू 20 हर्ट्स टू 25,000 हर्ट्स। हम लोग एडल्ट एज में 20 से 20,000 तक सुन सकते हैं, बच्चे 25,000 तक सुन पाते हैं। धीरे धीरे हमारी हियरिंग कैपेसिटी लो होती चली जाती है। अगर आपकी साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे की है, लेस देन 20 हर्ट्ज की साउंड है बच्चों, इसको बोलते हैं इंफ्रा साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। एग्जाम्पल देखो, जैसे वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम या वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ऑफ बीज, मधुमक्खी के, भ्रिंड के, आप हाउस फ्लाई के जो विंग्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन जो है वो भी काफ़ी लो रहती है।